एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। शुरुआत करते हैं महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। तेहरान पर अमेरिका इजराइल का बड़ा हमला, रिहायशी इलाकों पर अटैक किए हैं। हमले के बाद आग की लपटें उठती हुई दिखी हैं। तो तेहरान पर एक बार फिर से अटैक अमेरिका इजराइल ने किया है। रिहायशी इलाके इनको निशाना बना रहा है और इस पर अटैक किया गया है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों से तबाही की तस्वीरें देखी जा रही हैं। रिहायशी इलाकों पर अटैक अब किया जा रहा है, यानी कि देखिए जो लोग रह रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन पर कितना खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। और हमले के बाद कुछ इस तरीके का मंजर देखने को मिला, आग की लपटें उठती हुई नजर आई हैं। तो ये हमला तेहरान में किया गया है, अमेरिकी इजरायली निशाना, और कुछ इस तरीके से बार बार हमले किए जा रहे हैं। 30वां दिन महायुद्ध का। इसके अलावा ईरान के सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम पर हमला हुआ है। देर रात इजराइल की तरफ से यह बड़ा अटैक किया गया है। सैटेलाइट जाम करने का सिस्टम तबाह कर दिया गया है। तो देखिए अब इस तरीके के अटैक्स भी किए जा रहे हैं। ईरान पर यह अटैक हुआ है, सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। जी हां, ठीक सुना आपने, सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम जिसको कि तबाह किया गया है इजराइल द्वारा। देर रात इजराइल ने यह बड़ा अटैक किया, सैटेलाइट जाम करने वाला सिस्टम ही उड़ा दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। तो हर तरीके से ईरान को तबाह करने की फिराक में इस वक्त अमेरिका और इजराइल नजर आ रहे हैं। अब एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रोटेस्ट उनके ही अपने ही अमेरिका में हो रहा है और 50 शहरों में विरोध के सुर सुनने को मिल रहे हैं। ट्रंप की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ ये लोग सड़क पर उतरे हैं। हम बार बार आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि कितना मैसिव प्रोटेस्ट ये है और कितने लोग इस वक्त ट्रंप के खिलाफ उनके ही अपनी ही अमेरिका में खड़े नजर आ रहे हैं। हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं, संजीव श्रीवास्तव जी, राजीव रंजन जी। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। राजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने इसका जिक्र भी किया था कि अपनी ही कंट्री के अंदर उनके खिलाफ सुर जो है सुनाई दे रहे हैं। नो किंग्स प्रोटेस्ट ट्रंप के खिलाफ तकरीबन 50 शहरों में अमेरिका में हो रहा है। किस तरीके से आप इन प्रोटेस्ट को देखते हैं और इस प्रोटेस्ट को, फ्यूचर को आप क्या समझते हैं, क्या हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, जो काफी प्रोटेस्ट हो रहा है, लोगों की ये क्वेश्चन हो रही है जो भैया इसमें अमेरिका का क्या लेना देना था, ये इजराइल की लड़ाई थी, बाकी थी, तो आप जाके वहां पर कहाँ इन्वॉल्व हो गए हो तो आपने क्या एम अचीव किया है। यूएस को पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह की चुनौती मिल रही है। उसके डायरेक्ट बड़े बड़े जो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको गिराया जा रहा है, उनको डैमेज किया जा रहा है। लगभग 10 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है, इनके मेन एयरक्राफ्ट, वो ऑलरेडी गिराए जा चुके हैं, नष्ट किए जा चुके हैं यूएस के। तो इस तरह का कभी भी यूएस को आज तक के इतिहास में कभी भी इस तरह की चुनौती और नुकसान नहीं झेलना पड़ा है। और इतनी बड़ी आर्थिक नुकसान हो रही, ईरान ने जिस तरह अपने बहुत सस्ते हथियारों से बड़े महंगे महंगे मिसाइलों को इनका बर्बाद किया है, उनको इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है। इनके पास इंटरसेप्टर्स की कमी हो गई है, कितने रडार सिस्टम नष्ट हुए हैं। तो ये देखते हुए काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। और जाके राष्ट्रपति जी को वहां पर कांग्रेस से $200 बिलियन का अतिरिक्त जो है रक्षा बजट के लिए उनको अनुमति के वो मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस में पास नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। ऑलरेडी 40 ट्रिलियन का लोन डेट जो है यूएस के अंदर के ऊपर है। तो ये सब देखते हुए वहां की पब्लिक और वहां के जितने सीनेटर्स भी हैं, वो भी उनके अपने पार्टी के भी सीनेटर्स हैं, वो भी आवाज उठाने लगे हैं। जो यूएस को इस तरह का क्या जरूरत थी जाके वहां पर अपना जो है इस तरह से इन्वॉल्व होने का और इस तरह से नुकसान झेलने का। और मैं ये भी कह रहा हूं, आगे भविष्य में इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जो मैं देख रहा हूं, पहली बार जो है यूएस का इमेज जो है वो बहुत ही जो है वो काफी डेंट हुआ है, काफी उसको लो हुआ है। लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। अब छोटे छोटे देश भी, नाटो कंट्रीज को पूरे देख लीजिए, बाकी इवन गल्फ कंट्रीज, बाकी छोटे देश भी ट्रम्प साहब गुहार लगा रहे हैं कि, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो यूएस का डर खत्म होता जा रहा है। और आगे भविष्य में मुझे ये भी लगता है जो क्या ये गल्फ कंट्रीज उनको आगे डिफेंस पैक्ट को क्या कंटिन्यू करेगी, उनको बेसिस को इस्तेमाल करने के लिए क्या देगी, या वो खुद अपना डिफेंस बिल्डअप करेंगे। जिस तरह यूएस ने पूरे दुनिया के सिक्योरिटी का ठेका ले लिया, उनको आउटसोर्स अपने ऊपर कर लिया, जो हम वो प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्शन का अम्ब्रेला देंगे सबको, और वो नहीं दे पाया है।
तो इस तरह के विश्वास खत्म हो जाएगा। अगर ईरान इसी तरह चलता रहा, ईरान को अगर नहीं लोग काबू कर पाए, वहां सत्ता नहीं चेंज कर पाए, उनके मिसाइल्स और परमाणु कार्यक्रम को नहीं खत्म कर पाए, तो यूएस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और राइवलरी देखिए, टर्की टर्की कहीं ना कहीं ईरान की तरफ झुकता जा रहा है, क्योंकि एक इस्लामिक वर्ल्ड में भी राइवलरी चल रही है बर्जस्स की। सऊदी अरबिया, टर्की, ईरान, कौन पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा? तो इसमें एमबीएस जो मोहम्मद ये हैं, तो उन्होंने किसी तरह यूएस को इसमें इन्वॉल्व किया और ना निकलने दे रहे हैं, एग्जिट के लिए भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करके नहीं। अगर चला गया तो फिर उनकी सारी जो प्लानिंग है वो खत्म हो जाएगी। और ईरान अगर बच गया इसी तरह, तो फिर क्या हासिल हुआ? वो तो और भी एक घायल शेर की तरह और खूंखार हो जाएगा। और अरबिया के ऊपर हो या इजराइल के ऊपर हो, वो बार बार, अभी इजराइल को 3 तरफा अटैक झेलना पड़ रहा है। हुती को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, हिजबुल्लाह है ही एक तरफ, और एक तरफ से ईरान से। तो इजराइल को भी काफी क्षति उठानी पड़ रही है। और इजराइल और यूएस मिलकर कोशिश कर रहा है, जो ईरान के सैन्य जो भी हथियार के भंडार हैं, बाकी रडार सिस्टम है, जो भी इस तरह के चीजें हैं, उनको कितनी जल्दी लॉन्चर से कितनी जल्दी नष्ट किया जाए, उनकी शक्ति को, सैन्य शक्ति को कम से कम किया जाए, जिससे कि वो आगे नहीं जो अपोज कर सके और नहीं वो अगेंस्ट में आगे पलटवार कर सके। जी बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और संजीव सर, आपका भी मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। जैसा कि बिल्कुल ठीक कहा राजीव रंजन आपने कि इसका दूरगामी परिणाम होने वाला है। क्या लगता है सर, मिड टर्म इलेक्शंस भी सर पर हैं, और ऐसे में ट्रंप का ये रवैया और अब नो किंग्स प्रोटेस्ट, ये सुर तो ठीक नहीं लग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के फ्यूचर के लिए। देखिए, ईरान की जो इस्लामिक रिजीम को हिट करने के, उसे कमजोर करने के जो एफर्ट्स हैं और जो रणनीतियां हैं, वो अमेरिका के सत्पतियों ने इसके बारे में सोचा। जिमी कार्टर से 1979 से उठा लें से अब तक डोनाल्ड ट्रंप तक। लेकिन मैं यहाँ पर 2002 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की एक स्पीच को का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने एक एक्सिस ऑफ इविल की बात कही। और उस एक्सिस ऑफ इविल में उन्होंने इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया का जिक्र किया था कि ये जो 3 राष्ट्र हैं, ये पूरे विश्व के लिए और अमेरिका के लिए बड़े खतरे हैं। ये इविल फोर्सेस के तौर पर उन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया था। इराक को तो उन्होंने स्वयं टारगेट किया और वहाँ पर रिजीम चेंज करा दी। लेकिन ईरान के संदर्भ में भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी विचार करते थे और नॉर्थ कोरिया भी एक चैलेंज था। लेकिन अभी जो ईरान के संदर्भ में परिवर्तन ये आया है कि अन्य जो राष्ट्रपति जो अमेरिका के हुए 1979 के बाद से, उन्होंने सोचा तो जरूर कि ईरान को टारगेट करना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कर दिखाया है। उन्होंने सीधा सीधा ईरान के इस्लामिक रिजीम को 28 फरवरी को हिट किया, टॉप लीडरशिप एलिमिनेट की, और लगातार वो मैसिव अनप्रेसिडेंटेड लार्ज स्केल एरियल कैंपेन वो लगातार चला रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने ईरान के इस्लामिक रिजीम को सब्सटेंशियली बहुत बड़े पैमाने पर डिग्रेड किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अपने जो डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज से ऑपरेट करने पर मजबूर हो गए हैं। वो जाहिर है कि सरफेस के जो भी सारे जो असेट्स हैं, वो अमेरिका एक बार करके उसने ऑलरेडी मोर देन अबाउट 20,000 जो टारगेट्स हैं उसको हिट किया है, और इजराइल और दोनों मिलकर के ये कार्रवाई कर रहे हैं। और ये कैंपेन अभी भी जारी है, अब तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की भी तैयारी है। तो ऐसे में देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ईरान की इस्लामिक रिजीम यदि अपना सर्वाइवल इंश्योर करना चाहती है, तो उसको नेगोशिएशंस के टेबल पर आने के लिए क्रेडिबल साइंस देने होंगे और संकेत देने होंगे और इसके बारे में एफर्ट्स लेने होंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि वो अपने पॉलिसी अप्रोचेस में कुछ बदलाव लाते हैं, जिसमें कि उनको अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो उनका एम्बिशन है, जो उनका मिसाइल्स का जो आप देख ही रहे हैं किस तरीके की कैपेबिलिटीज हैं, और उसके साथ साथ जो उनका आतंकवाद को सपोर्ट करने की नीति रही है, और इजराइल के प्रति जो नफरत की जो सोच रही है, और इजराइल, स्टेट ऑफ इजराइल को जो पूरी तरह से रिकॉग्नाइज न करना, उसे वर्ल्ड मैप से मिटाने की बातें सोचना, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल वाली जो सोच रही है, उसमें बदलाव लाने होंगे। और वो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि सऊदी अरबिया भी एक मुस्लिम राष्ट्र है, बहरीन और यूएई जैसे राष्ट्र भी मुस्लिम राष्ट्र हैं, यदि वो इजराइल के साथ बातचीत कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, इवन कि उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो आखिर इस्लामिक रिजीम क्यों नहीं कर सकती ईरान की? आखिर क्या यहूदियों को इस धरती पर रहने का हक नहीं है? इस बात को अगर इस्लामिक रिजीम इसी तरीके की सोच पर चलेगी, तो जाहिर है कि उसने इस तरीके की सोच की वजह से ही आज ये स्थिति में आ गए हैं कि उनको जो है भूमिगत होकर के ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, और वो लगातार उनके ऊपर एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं।
तो ये स्पष्ट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नया कुछ नहीं किया है ईरान के संदर्भ में। पहले के राष्ट्रपति भी ऐसा सोचते थे। अंतर यही है कि उन्होंने जो कर दिखाया है, जो कि अमेरिका के अन्य राष्ट्रपति सोचा करते थे। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम ने अपने अप्रोचेज में परिवर्तन नहीं लाए, नेगोशिएटिंग टेबल पर वो कुछ शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हुए, तो ये युद्ध चलेगा और उसके बाद वो रिजीम चेंज का ही एक ऑप्शन बचता है। और जो कि देखिए, अमेरिका की शक्ति बहुत बड़ी है और अमेरिका ने जहां कहीं भी इंटरवीन किया है इराक और अफगानिस्तान में, वो रिजीम चेंज करने में सफल हुआ है। भले से उसको उसमें कैजुअलिटीज उठानी पड़ी हो, लॉन्ग टर्म का एंगेजमेंट रखना पड़ा हो, लेकिन सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने हटाया, तालिबान को भी हटाया और अमेरिका के पास $900 बिलियन प्लस का जो डिफेंस बजट है, उससे अमेरिका एक लंबे समय की लड़ाई लड़ सकता है। अमेरिका पहले ही एक इनडायरेक्ट वॉर यूक्रेन में लड़ रहा है। तो ऐसे में अमेरिका के जो कैपेबिलिटी, जो रिसोर्सेस काफी बड़े हैं, विशाल हैं और उसको डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। प्रोटेस्ट देखिए, अमेरिका एक डेमोक्रेसी है और उसमें सिविल सोसाइटी वहाँ की बहुत स्ट्रांग है, डिफरेंट व्यूज होते हैं वहाँ पे और बहुत सारे लोग अलग व्यूज रखते हैं। तो ये जो पीस मूवमेंट्स वहाँ पर पहले भी चले हैं, वियतनाम वॉर के समय में भी ऐसे ही बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन हम देखा करते थे। लेकिन जो अमेरिका का जो सरकार होती है, जो उसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, वो जाहिर है कि अपने एक ग्लोबल डोमिनेंस को भी बना के रखना चाहता है। अमेरिका विड्रॉ करने के ऑप्शंस उसके पास नहीं है। अमेरिका के पास युद्ध को हारने के, तो बिल्कुल अमेरिका को कभी युद्ध हारता नहीं है, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। अमेरिका फटीग में जरूर आकर के विड्रॉ करता है, लेकिन वो हार करके वापस आने वाला राष्ट्र नहीं है। ये बात ईरान के इस्लामिक रिजीम को समझनी होगी और अमेरिका के पास जाहिर है कि हर तरीके के ऑप्शंस हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है, वो ईरान के इस्लामिक रिजीम को समझनी होगी और बेहतर ये होगा कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाएं और अभी भी बातचीत कर ले, वो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो आने वाला जो दिन है वो काफी घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल, काबिल विस्तार से आपने समझाया सर। वापस लौटते हुए एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। देर रात भारी हमलों से दहला तेहरान। हमलों के बाद कई जगहों पर आग लगी है। तेहरान की तस्वीर देखिए, इस वक्त केवल और केवल तबाही से जुड़ी हुई है। देर रात भारी हमले जो हैं वो तेहरान पर किए गए हैं। भारी हमलों से तेहरान दहल उठा है और हमलों के बाद कई जगहों पर आग लगने की सूचना भी आ रही है। लगातार हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और अब आलम यह है कि ईरान में जब सुबह होती है तो वहां पर काले बादल छाए रहते हैं, क्योंकि इतने एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। वो नेचर के लिए भी ठीक नहीं है, ना ही दुनिया के लिए ठीक है। राजीव रंजन सर, देखिए, अमेरिका की तरफ से कहा गया था, मार्को रूबियो ने भी कहा था कि अब हमारा मिशन जो है वो कंप्लीट ही ऑलमोस्ट हो चुका है और ये जो युद्ध है ये लंबा नहीं खिंचेगा। तो क्या लगता है, एक तरफ इतने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स किए जा रहे हैं और ड्रोन बोट्स तैनात किए जा रहे हैं और इस बीच इस तरीके का स्टेटमेंट, तो क्या अमेरिका का स्टैंड टॉक एंड स्ट्राइक वाला ही दिख रहा है सर अभी, या आगे कुछ नेगोशिएशंस की उम्मीद जो है वो नजर आती है? देखिए, डे वन से मैं आपके चैनल पर बोलता रहा हूं, कहीं ना कहीं जो अमेरिका इसमें फंस गया है और आकलन करने में उनको जो है वो गलत हो गए हैं। और अभी देख रहे हैं किस तरह के ट्रम्प साहब जो है स्टेटमेंट देते रहे डे वन से। हम 24 घंटे में ईरान को सरेंडर करने के लिए अल्टीमेटम देते रहे, हम उनको 2 सेकंड में खत्म कर देंगे और इस तरह की 2 से फिर 5 दिन, 5 से 10 दिन। तो ये क्या दिखाता है, जो कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब की उस तरह से पकड़ नहीं बन रही है। वो वहां पर, मैं ये नहीं कहूंगा कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ईरान को जिस तरह कमजोर समझा जा रहा था, जो उनके ऊपर काबू कर लेंगे, वो नहीं हुआ है। इनको अब ग्राउंड ऑपरेशन की बात करनी पड़ रही है और ये मोहलत लिए जा रहे हैं। तो ये अभी भी बोल रहे हैं जो 3300 टारगेट्स अभी ईरान में बचे हुए हैं जहां पर हमें अटैक करने हैं। तो जब आपने एक तरफ बोला जो हमने उनके नेवी को खत्म कर दिया, उनके एयरफोर्स को खत्म कर दिया, उनके रडार सिस्टम को खत्म कर दिया, ईरान को पूरा नस्ता नाबूद कर दिया है, तो फिर ये 3300 कौन से टारगेट बचे हुए हैं जिसके आप ऊपर अटैक कर रहे हैं? ईरान अभी भी हमला कर रहा है, एक तरफा नहीं, तीन तरफा हमला कर रहा है। इजराइल के ऊपर आप देख रहे हैं, हुती एक तरफ से स्टार्ट हो गया है, हिजबुल्लाह था ही, और ईरान का भी एक से एक घातक मिसाइल से फायर कर रहा है और काफी डैमेज कर रहा है वहां पर। जब ये इनके ऊपर अटैक होता है तो ये भी पलटवार में कम नहीं, कुछ ज्यादा ही करके ये अटैक करते हैं। अभी भी इनके मिसाइल फायरिंग हो रहे हैं। तो ये हम नहीं कह सकते हैं जो ईरान की शक्ति एकदम खत्म हो गई है। और दूसरी तरफ केवल हम ईरान को क्यों ब्लेम करें? क्या किसने अभी पूरी ट्रस्ट और विश्वास है ईरान का यूएस के ऊपर खत्म हो गया? पहले आप देखिए स्टार्ट कैसे हुआ। पहले जब उसने केवल बात करने की बात कही, जो बातचीत हो रही है, हम आपस में बातचीत चल रही है, और उसी बीच में इन्होंने उस
झांसे में जाके अटैक कर दिया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में, और इनके सारे लीडर्स और अयतुल्ला खमेनी जी को और बाकी सारे मिलिट्री कमांडर्स को इन्होंने उड़ा दिया एक झटके में। तो फिर किस तरह विश्वास किया जाए? वहां पर लड़कियों के स्कूल के ऊपर भी अटैक हुआ जहां पर कि काफी बच्चे मरे। तो फिर सिविलियन टारगेट्स को अटैक करना और लीडरशिप को अटैक करना किसने शुरू किया? आफ्टर ऑल तो यूएस ने शुरू किया और इजराइल ने शुरू किया है। तो हम ईरान तो अपनी जो है किसी के ऊपर, अगर हम किसी पड़ोसी के ऊपर या किसी के ऊपर एक तरफा अटैक कर दे तो वो अपनी जान बचाने के लिए तो पूरी कोशिश करेगा, कुछ भी करेगा। तब पर भी मैं कहूंगा बहुत कंस्ट्रेंड ईरान जो है अटैक कर रहा है। उसने एक तरफा केवल जो है वो सिविल टारगेट्स पर नहीं कर रहा है, बल्कि चुन के बोल भी रहा है जो मैं जहां भी यूएस के टारगेट्स हैं, यूएस के बेसेज हैं, उसके सैनिक जहां रुके हुए हैं, या उनकी जहां पर इकोनॉमिक आर्थिक सेंटर या उनके एम्बेसीज हैं, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और इजराइल पर भी अटैक उसी तरह से कर रहा है, लेकिन इजराइल इतना घना देश है, केवल 20,000 किलोमीटर की वहां पर जो है क्षेत्रफल है, तो इतनी डेंसिटी है जो कहीं न कहीं जाके वो कोलैटरल डैमेज होगा। अगर एक क्लस्टर मिसाइल छोड़ा जा रहा है जिसमें से 40-50 बम निकल रहे हैं अगर, तो वो चारों तरफ बिखरेंगे, गिरेंगे और डैमेज होगा। बाकी आप देख रहे हैं अगर इनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक होता है ईरान के, तो ये भी उनके डिमोना और बाकी जगह पर अटैक करता है। तो ये टिट फॉर टैट की कहानी चल रही है। और देखिए इसी को सोच के ट्रम्प साहब भी जो है जो ग्राउंड एक्शन के लिए और बाकी हरकत के लिए उन्होंने कहा कि जो हम उनके पावर प्लांट्स पर नहीं अटैक करेंगे, क्योंकि डर है अगर पावर प्लांट्स पर अटैक किया गया, जो ईरान की रिटेलिएशन होगी वो पूरे मिडिल ईस्ट में अंधकार ला सकता है। तो ये चीजें आज के दिन में ये हालात है। टर्की भी इस्लामिक वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ईरान के साथ अपना झुकाव दिखा रहा है, जबकि अरबिया जो है वो यूएस को नहीं निकलने दे रहा है। कहता अगर इस हालत में छूट गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, उसकी सारी मंसूबे खत्म हो जाएंगे। तो ये आज की एक पॉलिटिक्स चल रही है। और देखिए आगे अब अगर इसी तरह चलता रहा तो ईरान अगर ईरान को अगर नहीं कमजोर किया गया तो फिर इन सब के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, और यूएस के लिए जो है लॉन्ग टर्म में और ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जी ठीक कहा सर आपने। कुल मिलाकर ये विशियस साइकिल जैसा बनता रहेगा अगर हम इसे पीस टेबल पर न लेकर के आएंगे और इसी तरीके से चलता रहा तो अटैक्स पर अटैक्स होते रहेंगे। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, संजीव सर आपसे भी देखिए इस पर बातचीत करेंगे। क्या बड़ी खबर है ये भी बता देते हैं अपने दर्शकों को। लेबनान में इजरायली हमले में 3 पत्रकारों की मौत हुई है। इजरायली हमले में 3 पत्रकारों समेत 4 की मौत। कवरेज के दौरान अली शैब और फातिमा फतूनी की मौत हुई है। कैमरामैन मोहम्मद फतूनी की भी मौत की खबर सामने आ रही है। तो अब देखिए ये दुखद घटना, लेबनान में इजरायली हमला होता है। इजरायली हमले में 3 पत्रकारों की मौत हो गई है और 3 पत्रकारों समेत 4 लोगों की मौत हुई है। और देखिए नाम भी सामने आ चुके हैं। कवरेज के दौरान अली शैब और फातिमा फतूनी की मौत हुई है, ये पत्रकार बताए जा रहे। तस्वीर भी देखिए किस तरीके से अटैक के बाद ये पूरी गाड़ी जो है वो जल करके राख हो गई है। संजीव सर इसी पर आपका रिएक्शन में लेना चाहूंगी। ये काफी नुकसान हो रहा है, 30 दिन हो चुके हैं, इजराइल लगातार अटैक्स कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जाहिर तौर पर इन 30 दिनों में इजराइल को भी काफी नुकसान पहुंचा है सर। रूप से ये कहना चाहता हूं कि जो डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन का जो रास्ता है, जो ऐसी विजडम अगर प्रिवेल होती है तो वो सबसे अच्छा होगा। और अटैक्स और काउंटर अटैक्स लगातार हुए हैं। ईरान के इस्लामिक रिजीम ने भी एक अच्छी फाइट दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उन्हें इस बात के ऊपर भी विचार करना चाहिए कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते पे आए। और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल, जो कि मैं यहाँ पर अवश्य कहना चाहता हूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहा करते थे कि वो इजराइल के इस्लामिक रिजीम के खिलाफ कार्रवाई इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो ईरान के लोगों को इस्लामिक रिजीम के जो ब्रूटल सप्रेशन ज़्यादा दिलाना चाहते हैं। जब वहाँ पर प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि हेल्प इज ऑन द वे। और जाहिर है कि उन्होंने लोगों को केंद्र में रखते हुए इस तरीके की बातें कही थी। लेकिन अब जब ये जो हमले और युद्ध अगर लगातार ऐसे ही जारी रहता है तो उसका जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी वहाँ के लोग ही उठाएंगे। और वहाँ पर पहले ही एक स्कूल के ऊपर हमला हुआ, 160 से भी ज़्यादा बच्चियाँ उसमें मारी गई। इसी तरीके से लगातार ये जो हमले हो रहे हैं उसके कोलेटरल डैमेजेस बहुत हो रहे हैं। उसी तरीके से इजराइल के अंदर भी, वेस्ट एशिया के राष्ट्रों में भी अनेक कोलेटरल डैमेजेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो अगर लोगों को केंद्र में रख करके ये ऑपरेशन शुरू किया गया है तो यदि उसको फर्दर कंटिन्यू करना
तो लोगों के विरुद्ध कार्य करने जैसा होगा। तो अमेरिका को भी इस बारे में विचार करना होगा कि उसको भी अपने इस तरीके के कदमों पर लगाम लगा करके डायलॉग डिप्लोमेसी के लिए एफर्ट तेज करने होंगे, और यही कार्य इस्लामिक रिजीम को भी करना होगा। तो इस तरीके की विजडम यदि प्रिवेल होती है, बुद्धिमत्ता अगर प्रिवेल होती है, तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अभी इसके संकेत अवश्य मिल रहे थे, और संभव है कि अभी भी कुछ बातचीत चल रही है जो कि वो सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन ये जो बातचीत के जो प्रयास हैं वो यदि ज्यादा प्रभावी होते हैं और इस तरीके के एफर्ट ज्यादा प्रभावी होते हैं, दोनों देखिए युद्ध में हार और जीत के अलावा भी जो है ऑप्शन होते हैं, और उसमें दोनों पक्ष किसी तरीके से सहमतियों के आधार पर युद्ध भी करते हैं। सीज होते हैं, हमास और इजराइल के बीच में भी सीज फायर हुआ है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में भी सीज फायर हुआ है, विश्व के अनेक युद्ध हुए हैं, हर जगह सीज फायर होते हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? क्या ईरान की इस्लामिक रिजीम या अमेरिका की जो ट्रंप प्रशासन या इजराइल का नेतन्याहू प्रशासन क्या एंडलेस वॉर लड़ सकते हैं? रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी सीज फायर के प्रयास चल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है, और यदि इस तरीके के प्रयास प्रभावी होते हैं, ज्यादा किए जाते हैं, तो सभी के हित में होगा। और ईरान की एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ईरान की जो रिजीम है, इस्लामिक रिजीम है, उसको अपने अंदर के बदलाव को भी लाने की आवश्यकता है, और तभी जाकर के सीज फायर के एफर्ट सफल हो सकते हैं। एडमेंट जो पुराना 28 फरवरी के पहले का अगर रुख है, वो जो अभी भी अगर वो कायम रखेंगे, तो ऐसे में संभव है कि सीज फायर भी ना हो और यह युद्ध चलता रहे। बिल्कुल ठीक कहा सर। एक छोटा सा रिएक्शन राजीव रंजन सर आपसे भी मैं लेना चाहूंगी इस पर कि अब क्या डायलॉग डिप्लोमेसी, देखिए जाहिर तौर पर इसका एंड यही है कि सीज फायर होगा ही, एंडलेस वॉर नहीं हो सकता, ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कब तक हो पाएगा ये भी बड़ा सवाल है सर, क्या लगता है आपको? देखिए, यूएस की तरफ से 15 पॉइंट्स आए हैं और ईरान की तरफ से 6 पॉइंट, लेकिन सारी अब इसके ऊपर यही है डिबेट, जो क्या 15 पॉइंट ईरान मानने के लिए तैयार है, क्या ये 6 पॉइंट इनके यूएस मानने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरे पॉइंट्स का मानना नामुमकिन है। मेन पॉइंट्स क्या है? मेन है जो यूएस चाहती है ईरान से, जो आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को खत्म करो, जो इनके यूरेनियम है इनरिच्ड उसको हैंड ओवर करो, उसके बाद जो मिसाइल प्रोग्राम्स को खत्म करो। सत्ता चेंज का वो पॉइंट अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उसी सत्ता से बात हो रही है तो क्या ईरान इसके लिए अगर तैयार होगा, ये मुश्किल है, क्योंकि उसकी मेन ताकत ही उसकी मिसाइल प्रोग्राम है, जो उसके बड़े आधुनिक उसने काफी उन्होंने बना रखे हैं, और न्यूक्लियर जो कि एक मेन थ्रेट है, जिसको वो एक न्यूक्लियर डिटरेंट के रूप में यूज करना चाहता है। तो इन सब के ऊपर एक बड़ी मुश्किल है। काफी बातें हुई पाकिस्तान के अंदर पे, ये होगा मीटिंग होगी, वहां पर इनकी बातें होगी, बातचीत होगी, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं अभी बैकग्राउंड में सबसे बड़ी जो एक बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, ये है राष्ट्रपति ट्रंप की बड़े बेतुके और अटपटा बयान वो बीच बीच में दे देते हैं लेके, तो जिससे मुझे लगता है जो भी एक आशा नजर आती है बातचीत की और आपस में समझौते की, संधि की, वो पूरा डिरेल हो जाता है उनकी बातों से, क्योंकि वो इस तरह से बातें कर देते हैं, वो एक ईगो के रूप में वो ईरान को जो है ललकारने वाली बात हो जाती है, और ईरान उसके लिए तैयार नहीं। उसने हर रूप में कह दिया है जो मैं कहीं झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं इस तरह से मानने के लिए तैयार नहीं। उसने अपनी पॉइंट्स दिए हैं, जो मेरे पॉइंट्स को मानो। तो कहीं ना कहीं एक बीच बचाव की बात हो सकती है, अगर बैठ के कोई सही, अगर इंडिया या बाकी, तो इंडिया भी अपने हाथ अभी पूरे तरह से नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि तभी वो इन्वॉल्व होगा जब देखेगा कि कुछ आसार हैं, संभावना हाई है, प्रोबेबिलिटी हाई जो दोनों के बीच में हो सकता है। तो दोनों से बातचीत चल रही है, बाकी और भी देश कर रहे हैं, तो हमें यही आशा करना पड़ रहा है जो टेबल पर बैठ के वो आपस में कहीं ना कहीं उनकी सहमति बने। जी ठीक कहा सर आपने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब आगे बताते हैं कि महायुद्ध के इन 30 दिनों में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। एक बार ग्राफिक्स के जरिए इस पर नजर डालिए। एयरबेस, सैन्य ठिकाने प्रभावित हुए हैं। इजराइल की हम बात कर रहे हैं, बड़े शहरों पर ईरान द्वारा ड्रोन हमला हुआ है, क्लस्टर बम से अटैक किए गए हैं। बड़े पैमाने पर इजराइल में डर का माहौल इस वक्त बना हुआ है। 24 से ज्यादा नागरिकों की मौत इजराइल में हो चुकी है। ये पूरा ब्यौरा जो आप देख रहे हैं ये इजराइल का है। बेत शमेश में हुए हमलों में 9 की मौत हुई है, यानी कि 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई इस हमले में।
तेल अवीव पर, बीरशेबा पर मिसाइल से हमला हुआ है। ईरान ताबड़तोड़ मिसाइल द्वारा अटैक्स कर रहा है और अगर हम देखें कि कितना नुकसान हुआ है तो 8000 से ज्यादा घर जो हैं वहां पर इजराइल में तबाह हो चुके हैं। पालमाचिम ओवदा एयरबेस पर हमले का दावा भी ईरान ने ठोका है। इसके अलावा पर्यटन उद्योग पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। तेल अवीव के लिए इंटरनेशनल उड़ानों को रद्द कर दिया गया है, तो एविएशन सेक्टर भी बड़े पैमाने पर इससे नुकसान उसको भी हुआ है। इजरायली स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट इस महायुद्ध की वजह से हुई है। मुद्रा शेकेल के मूल्य में भी अस्थिरता आई है, इंस्टेबिलिटी आई है। तो कुल मिलाकर ये तमाम बड़े नुकसान जो इजराइल को हुए हैं, हवाई अभियानों पर अरबों डॉलर का खर्चा हुआ है। तो इकोनॉमी को भी देखिए कितना स्पेंड करना पड़ रहा है। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अभी हजारों लोग इधर उधर भटक रहे हैं। लगातार सायरन की आवाज से जाहिर तौर पर डर का माहौल इजराइल में बना हुआ है। कुल मिलाकर ये स्थिति है इजराइल की। 30वां दिन है महायुद्ध का, लेकिन ये युद्ध कब थमेगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बहरहाल महायुद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए लाइव टाइम्स पर।